आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इस लेसन में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप एंगल जानिए। एंगल को आप छोटे क्लास में डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। उसी एंगल को हम सर्कुलर सिस्टम में रेडियन यूनिट में मेजर करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये एक सर्किल है और सर्किल पर ये कोई आर्क है, आर्क ए बी, तो इस आर्क ए बी से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा रेडियन होगा। अगर इसका रेडियस आर है तो एंगल आर्क और इस रेडियस में एक रिलेशन होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। बच्चों, आर्क का यूनिट भी मीटर या सेंटीमीटर होगा, सपोज करिए सेंटीमीटर, रेडियस भी सेंटीमीटर होगा, तो दोनों यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन किसी भी मेज़रमेंट को यूनिट लेस रखना ठीक नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसके यूनिट को रेडियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस फार्मूले का यूज आप करेंगे तो एंगल को रेडियन में ही रखना अनिवार्य है। इस पर आप जानते हैं कि ये इस पॉइंट पर जो ये टोटल एंगल आपका बनता है, ये टोटल एंगल आपका 2 पाई होगा। डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन के लिए छोटा सा सी लिखते हैं कॉर्नर पर। तो इस तरह से यह डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन है। एक दूसरा एंगल होता है, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट किस तरह से है, सपोज करिए कि यह एक स्फेयर है। ध्यान दीजिएगा, यह एक स्फेयर है। स्फेयर को चूँकि 2D में बनाना इजी नहीं होता है, आप इमेजिन करिए कि ये स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर C है, इसका स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है, और इस स्फेयर पर हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, एक एरिया ले रहे हैं। तो यह एरिया इसके सेंटर पर जो एंगल क्रिएट करेगा वह सॉलिड एंगल होगा। अब किस तरह से क्रिएट करेगा, ये जो एरिया है इसको आप सर्कुलर समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये सर्कुलर है, तो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट से आप इस C पॉइंट को मिला दीजिए, पूरे हर सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट से। तो यहाँ पर जो इस तरह का एंगल क्रिएट होगा, एक वॉल्यूम टाइप का, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोन का कंस्ट्रक्शन होगा। तो कोन का जो ये वर्टेक्स है उस पर जो ये वॉल्यूम शेप में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। आप ऐसा कुछ पेंसिल से समझ सकते हैं कि जैसे पेंसिल को एक पॉइंट पर रख करके और इस तरह से पेंसिल को रोटेट कर दीजिए, तो ये इस पॉइंट पर जो एंगल आपका बनेगा वो हम सॉलिड एंगल कहेंगे। तो सॉलिड एंगल का ये फार्मूला होता है दिस एरिया अपान रेडियस स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन बच्चों, इसमें चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यह एरिया इस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कंडीशन है, तभी ये सॉलिड एंगल की बात आप करेंगे। ये नहीं कि इस एरिया का ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर ये R है तो R से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया। तो सॉलिड एंगल को अगर ओमेगा से डिनोट किया गया तो ओमेगा इक्वल टू एरिया अपान रेडियस स्क्वायर। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। जैसे एंगल का यूनिट रेडियन होता है तो उसी तरह से इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। अब इस पॉइंट पर हम टोटल सॉलिड एंगल देखेंगे कि टोटल सॉलिड एंगल कितना क्रिएट होगा इस पॉइंट पर।
तो उसमें जब ये एरिया है, ये पूरे स्फेयर का टोटल कर्व्ड सरफेस लिया जाएगा, और टोटल सरफेस जो होता है स्फेयर का होता है 4πr² अपान r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस तरह से आपको मिला 4π स्टेरेडियन। मतलब किसी भी पॉइंट पर स्पेस में जो सॉलिड एंगल क्रिएट होगा वह आपका टोटल 4π स्टेरेडियन होता है। अब ये जो हम r से परपेंडिकुलर सरफेस कहे हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा कि कैसे आपको टेकअप करना है। ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि यह एक सरफेस है, ये सरफेस आपका ब्लू कलर से बनाया गया है, यह सरफेस आपका ब्लू कलर से बनाया गया है। इस सरफेस जो ये है, ये सरफेस DA है। अब एरिया एज वेक्टर क्वांटिटी हम लेंगे, इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, और एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वह उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो यह जो ब्लू कलर की एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है वो DA है, और यह इससे जो बनने वाला सॉलिड एंगल है उसकी बात हम करेंगे। तो सॉलिड एंगल कैसे आप देखेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक आप आ रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट O से इस एरिया तक की जो डिस्टेंस है ये R है, अगर ये R है, तो जो R का डायरेक्शन है वो ध्यान दीजिएगा ये है, R का डायरेक्शन ये है, और R के साथ जो ये ब्लू कलर की एरिया है उसका एरिया वेक्टर इधर है DA। तो DA R के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, तो हम कतई सॉलिड एंगल में इस एरिया DA का यूज नहीं करेंगे। तो इस एरिया का जो DA एरिया है उसका हम कंपोनेंट R के अलांग लेंगे, तो DA का थीटा के अलांग कंपोनेंट आपका हो जाएगा DA cos थीटा, DA cos थीटा। तो इस तरह से इस पॉइंट पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा DA cos थीटा बाई r²। अब बच्चों इस बात को हमें समझना है कि आखिर एरिया किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग छोटे क्लास में एरिया में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, वेक्टर और स्केलर दोनों क्वांटिटी आप 11th में पढ़ना शुरू करते हैं। तो एरिया किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम लोग लेंगे, आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यह एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 3 मीटर, विड्थ 2 मीटर। तो एरिया के जो फार्मूले हैं उससे आप जानते हैं, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू विड्थ, 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। अब इसकी एरिया जब ये 6 मीटर स्क्वायर हो गया तो हम इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, और यह क्यों वेक्टर है अभी हम बात कर रहे हैं उसकी। क्योंकि इसकी वैल्यू तो 6 निकल गई, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, अब कुछ लोग कहते हैं कि आप इसके डायरेक्शन को अपवर्ड ले लीजिए या डाउनवर्ड ले लीजिए, दोनों ले सकते हैं। लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर इस साइड को आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो एरिया का भी एक डेफिनिट डायरेक्शन होगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि या तो ऊपर ले लीजिए या तो नीचे ले लीजिए। अब सपोज करिए कि इस एरिया को हमें अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है, तो जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक यूनिट वेक्टर n है, तो इस मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम फोर्सली क्यों इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आपके पास 11th में कॉन्सेप्ट है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसमें आपका यूज पढ़ाया गया होगा
एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सपोज करिए बच्चों ये कोई ट्रायंगल ABC है, इसके साइड को बनाने वाले दो वेक्टर, वेक्टर BC और वेक्टर BA है। तो उस कंडीशन में इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी उसका मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉड BC क्रॉस BA, ये आपको बताया गया है। आप जानते हैं कि अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर आपके लिए जाने चाहिए तो उस कंडीशन में हाफ BC क्रॉस BA इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका मॉड कर दीजिए तो एरिया का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अगर आप इस मॉड को हटा दीजिए तो अब बताइए एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो जनरेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पर आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप इस एरिया इसकी निकल गई, सपोज करिए इसकी एरिया 10 मीटर स्क्वायर, तो आप इसके डायरेक्शन को या तो अपवर्ड ले लीजिए या तो डाउनवर्ड ले लीजिए। तो ये छूट आपको नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड आप क्यों लेंगे? जब BC क्रॉस BA आपने यहाँ पर लिख दिया तो क्या बताइए इस क्रॉस प्रोडक्ट का ड्यूल डायरेक्शन होता है क्या? इस क्रॉस प्रोडक्ट का दो डायरेक्शन आपको बढ़ाया गया है? नहीं, इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक डायरेक्शन होता है। और BC क्रॉस BA इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप BC पर इस तरह से हथेली आप रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इस पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो एरिया निकलेगा उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने यूज के आधार पर इसको चेंज कर दीजिए तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन यह एरिया जो है इसमें दो सरफेस है, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लेना पड़ेगा, जिस तरह से आप चाहें यूज कर सकते हैं। आइए इस तरह से एक और इजी कंडीशन समझते हैं 3D में। सपोज करिए ये 3 डायमेंशनल फ्रेम है, X Y Z ओरिजिन। XY प्लेन पर एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ 5 मीटर और विड्थ 4 मीटर है। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि इसकी एरिया हो जाएगी 20 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो x एक्सिस के अलांग जो इसकी लेंथ है वो 4 है, यानी OL 4 है। तो अगर इस OL को वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो x एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो OL वेक्टर हो जाएगा 4I। इस तरह से ON 5 मीटर है, y एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर j होता है। तो इसको ON वेक्टर आप लिखना चाहें तो 5j लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा OL वेक्टर 5I और ON वेक्टर 5j प्राप्त हुआ। 4I और यह 5j मिला। अब हम इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल रहे हैं। इसकी एरिया के लिए OL क्रॉस ON, तो OL आपका है 4I और ON वेक्टर है 5j। जब बच्चों दो वेक्टर का क्रॉस या डॉट करते हैं तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस है तो ये वेक्टर क्वांटिटी पर क्रॉस प्रोडक्ट आप डील करेंगे, अगर डॉट है तो आप इन पे डॉट प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया 4 5 जा 20 I क्रॉस j, और I क्रॉस j आप सभी जानते हैं K होता है। अब K 20K एरिया तो इसका 20 निकल गया,
लेकिन के आपका डायरेक्शन एलांग किसके है, ओ जेड एक्सिस के एलांग का ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसकी एरिया अब ओ जेड के एलांग प्राप्त हो रही है। अगर आपको माइनस जेड एक्सिस के एलांग लेना है तो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे, लेकिन आप यह कतई नहीं कह सकते हैं कि इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमें दो डायरेक्शन प्राप्त होगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक डेफिनेट रूल है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह या बहना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रवाह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E=F/Q, ये आप पढ़ चुके हैं, और उसी के साथ आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको याद होगा हम पुराने व्याख्यान में आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर उस चीज़ को आप यहाँ पर रिकॉल करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर किसी यूनिट एरिया से ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं तो आप कहेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, अगर उतने ही एरिया में अगर कम लाइनें पास हो रही हैं तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस E/A पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। चूँकि हम फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट से हम फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे, और उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन किस तरह से दिया जाता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर ये सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस प्लेस्ड है और उस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह फ्लक्स वर्ड दो जगह आपके सामने आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए यहाँ पर फाई के साथ ई लिख दिया जाता है, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इन जनरल हम फाई लिखेंगे। सपोज करिए कोई एरिया है ए और इसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 जा 6। इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका न्यूटन पर कूलाम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका यूनिट हो जाएगा। अब बच्चों अभी हम लोग बात किए हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए अब अगले डायग्राम में आप ध्यान देंगे, यह कोई एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर ये है, कैपिटल ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब आप कोई भी सरफेस लेते हैं तो वहाँ पर एरिया वेक्टर किस तरह से लेना है। अगर इस सरफेस के अपर साइड में फ्लक्स निकालना है तो आप जिस साइड में फ्लक्स आपको निकालना होगा उसी तरफ आप एरिया वेक्टर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे अगर आपको एरिया एज वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। अब हमारा जो बेसिक डेफिनीशन है वो ये कहता है कि E इंटू ए इक्वल टू फाई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर है? नहीं है। यानी इस E का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, तब दोनों के प्रोडक्ट को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो अब आप देखिएगा कि अगर हम इस E को रिजॉल्व कर दें, चूँकि हमारा ये एंगल थीटा है, ये आपका E का डायरेक्शन है, तो E का थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट E cos थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट E sin थीटा हो जाएगा। हमारे डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के अलोंग है उससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू AE cos थीटा, AE cos थीटा। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। चूँकि आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में कि AB cos थीटा A डॉट B होता है, उसके अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू E डॉट A हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, थीटा आपको मालूम है तो इसमें पुट करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो आप इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और सीधा सीधा कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरिया की वैल्यू दे दी जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता ही है, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताएं कि कितना फ्लक्स होगा, तो बच्चे फार्मूला लगा देते हैं AE cos 90, फिर उनका फ्लक्स 0 हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि थीटा क्या है, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। नॉर्मल कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है तो सीधा आप प्रोडक्ट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए पहला, सपोज करिए यह एक एरिया है, एरिया आपका 6 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलाम है और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, 5 इंटू 6 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कारण क्या है कि यहाँ पर जब आप cos थीटा लगाते तो या तो आपको थीटा की पूरी समझ हो और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए यह एक एरिया है 6 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलाम और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल 30 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल दिया जाता है, ये 30 डिग्री।
आपको 30 डिग्री दिया जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के बीच में डिग्री दिया है तो वह आप इस फार्मूले में यूज नहीं करेंगे। चूँकि ये नॉर्मल डायरेक्शन है पूरा 90 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप थीटा EA cos थीटा यूज कर रहे हैं तो थीटा की सही समझ आपको होनी चाहिए। यानी एरिया वेक्टर जो कि एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को यहाँ यूज करेंगे। यानी यहाँ 30 ना यूज करके 60 डिग्री यूज होगा। फार्मूला आप यूज करिए, फाई इक्वल टू EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एरिया cos 60। ये आपका 30 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2। इस तरह से सिंपलेस्ट होके 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब तीसरा प्रॉब्लम आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। एरिया 2I + 3J + 5K। इस फॉर्म में आपको एरिया तभी प्राप्त होगा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तब इस फॉर्म में एरिया आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड 3I - 4J + 4K। अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो फाई इक्वल टू EA cos थीटा आप नहीं लगाएंगे। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ये यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रख दिए 3I - 4J + 4K डॉट एरिया वेक्टर 2I + 3J + 5K। बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट 11th में पढ़ाया गया होगा कि I के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, J के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और K के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 + 6 -4 और +3 -12 +4 और +5 20। 6 और 20 26 -12 ये सब ट्रैक कर दीजिए 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है तो सीधा EA मल्टीप्लाई, कोई डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं, सीधा मल्टीप्लाई आपका। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, इसको बहुत सावधानी से रखते हुए EA cos थीटा। और तीसरे तरह का आपके सामने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर्म में दिया है, IJK के फॉर्म में है, तो इस तरह से E डॉट ये करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब इसी फ्लक्स पर एक प्रॉब्लम और लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, एरिया वेक्टर 3I - J + 4K मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो 3D में आपका दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो X एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है और Y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। इस तरह से दिया गया है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जब भी बच्चों E और A में एक क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तब आप दूसरे को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी वेक्टर X एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है, Y से बीटा और Z से गामा बना रहा है, तो इनके कास को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, इनको हम L M N से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कास अल्फा को L, कास बीटा को M और कास गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिलेशन होता है मैथमेटिक्स का, इसे आप याद रखिएगा, L² + M² + N² = 1। अब L की वैल्यू पुट कर रहे हैं कास अल्फा, तो ये हो गया कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा
और ये cos स्क्वायर गामा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम n लिख दिए। तो x एक्सिस से अगर 60 डिग्री बना रहा है, y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों एंगल हम पुट कर दिए। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 3/4 ये आपका 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो n स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट आप कर देंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी। चूँकि 0 है इसलिए n इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है। तो cos गामा इक्वल टू 0, तो वह कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 0 होती है? तो 90 डिग्री, यानी गामा 90 डिग्री हो गया। मानिए यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये z एक्सिस से 90 डिग्री पर है, ये जो गामा है वो 90 डिग्री है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब हमको L, M, N तीनों मिल जाएगा तब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट होता है, यूनिट वेक्टर n इक्वल टू Li प्लस Mj प्लस Nk। L की वैल्यू cos अल्फ़ा, अब cos 60 डिग्री बच्चों यहाँ से 1/2। M आपका है cos बीटा, यानी cos 30 डिग्री √3/2। और n माने cos गामा, cos 90 डिग्री 0। तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4। अब किसी भी मैग्नीट्यूड को जब हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। तो 4 मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी में हो गया। हमारा एरिया पहले से वेक्टर क्वांटिटी में था, दिया गया था क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी में मिल गया। अब फाई इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रख दिए 4 1/2i प्लस √3/2j प्लस 0 के डॉट एरिया वेक्टर आपका दिया गया है 3i माइनस j प्लस 4k। 4 आपका बाहर है, डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है i के कोएफिशिएंट का गुणा, j के कोएफिशिएंट का गुणा और k के कोएफिशिएंट का गुणा विद साइन। तो हाफ का 3 में मल्टीप्लाई 3/2, √3/2 का -1 में माइनस √3/2 और ये 0 में मल्टीप्लाई होके 0। 2 LCM हो करके इसको सिंपलेस्ट कर दिए, 2 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से बच्चों अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और दूसरे का मैग्नीट्यूड दे करके डायरेक्शन दिया गया है तो उसको भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए करेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए बच्चों ये एक हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा गया है। तो इस हेमिस्फेयर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कि कितना इस हेमिस्फेयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब चूंकि इस पॉइंट चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अब एक बार फार्मूले की बात आप करिएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ई ए थीटा इसमें आपका 3 वेरिएबल है और इसमें अगर तीनों वेरिएबल कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, तीनों कांस्टेंट हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आपको इंटरमीडिएट लेवल में थीटा और ई कांस्टेंट ही लिया जाएगा, आपको केवल एरिया वेरी कराया जाएगा और नॉर्मल कंडीशन में इस ए की जगह पर डी ए यूज किया जाएगा।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कांस्टेंट ही रख करके आपको काम करना है। तो उस कंडीशन में अगर एक एरिया वेरी करेगा तो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन सिंबल हम केवल यूज करते हैं, उसमें कोई बहुत कठिन इंटीग्रेशन नहीं होता है, केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन का आता है। एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि ये जो हेमीस्फेयर का सरफेस है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये सभी इसके रेडियस होंगे, चाहे सरफेस यहाँ हम लें चाहे सरफेस यहाँ लें, इस पॉइंट 4 से डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और E = k/r²। इसके पूरे सरफेस पर कहीं भी कोई पॉइंट आप लेंगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज, इसका जो एरिया वेक्टर है, कहीं भी अगर एक छोटा सा एरिया आप लेंगे तो जो एरिया का वेक्टर होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। सर्किल का, स्फेयर का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। तो जो DA का डायरेक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, वो भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से DA और E के बीच में एंगल 0 होगा। बच्चों यह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर डिनोट किया गया है रेड कलर से, एरिया वेक्टर ब्लू कलर से, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। यह आपको समझने के लिए दोनों हम अलग बनाए हैं, एक्चुअल में दोनों एक ही लाइन पर होता है। तो इस तरह से E और DA के बीच में एंगल 0 है। यहाँ लीजिए सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया और जो एरिया वेक्टर है वो भी रेडियल डायरेक्शन में, तो यहाँ भी DA और E के बीच में एंगल 0 है। यानी इस हेमीस्फेयर पर कहीं भी अगर हम छोटे छोटे सरफेस ले लें तो हर छोटे सरफेस पर E और DA के बीच में एंगल 0 होगा। इस तरह से थीटा 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया और एंगल कांस्टेंट हो गया। तो उस कंडीशन में हम इस छोटे से एरिया, इस स्मॉल रीजन एरिया DA से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को लिखेंगे d∅ = EDA cos थीटा। बच्चों यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, जो एरिया था उसी को हम DA, स्मॉल एरिया को DA से डिनोट किया गया है। अब टोटल फ्लक्स ∅ E cos थीटा बाहर कर देंगे, इंटीग्रल DA। यहाँ पर इंटीग्रल में कोई मैथमेटिक्स का टफ फार्मूला यूज नहीं होगा। इन जनरल जो नीट के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, उसमें यहाँ पर कोई बहुत टफ कंडीशन नहीं क्रिएट होता है। इंटीग्रेशन DA का मतलब सामान्य रूप से यही लगाएंगे कि DA जिस सरफेस पर लिया गया है उस सरफेस की टोटल एरिया। आप 9th 10th के पास से आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उसका सीधे यूज कर सकते हैं। तो E थीटा की वैल्यू 0 cos 0, इंटीग्रल DA इस हेमीस्फेयर का जो सरफेस होगा, आप जानते हो बच्चों 2πr²। पूरे स्फेयर का टोटल सरफेस 4πr² होता है, इसलिए हाफ स्फेयर का 2πr²। आउटर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k∨r² cos 0 1 2πr²। इस तरह से k की वैल्यू हम पुट कर दिए 1/4πε0 q/r² 2πr²। तो इस तरह से सिंपलेस्ट हो करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला q/2ε0। यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो फ्लक्स आप बताए हैं, ये फ्लक्स इस हेमीस्फेयर से बाहर निकल रहा है, आउटसाइड निकल रहा है। तो किसी भी सरफेस के एक साइड में जाने वाले फ्लक्स की हम बात करेंगे। कोई भी सरफेस दिया हो, सरफेस दो तरह का आपको बताया जाएगा, एक
ओपन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है। एक ऐसा सरफेस आपको बताया जाएगा जो चारों तरफ से पैक होगा, वो क्लोज सरफेस होगा। ये ओपन सरफेस है, जैसे इधर भी सरफेस, नीचे भी सरफेस आपका खुला है। तो इस तरह से आपके सामने कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, केवल इंटीग्रल डीए आपके सामने आएगा। और इंटीग्रल डीए का सामान्य आप अर्थ लगाएंगे कि जिस सरफेस पर डीए लिया गया है उसी का टोटल एरिया आपको यूज करना रहेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।